हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। आज हमारा टॉपिक है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय। ये शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय में तीसरा वीडियो है, जिसमें हमने 2 वीडियोस पहले बनाए हुए हैं, आपने वो देखे होंगे, जिसके अंतर्गत हमने चर्चा करी थी पहले वीडियो में स्ट्रक्चरलिज्म की, दूसरे वीडियो में हमने बात करी थी फंक्शनलिज्म और बिहेवियरिज्म के बारे में, और अब ये तीसरा वीडियो आ रहा है जिसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं गेस्टाल्ट, मनोविश्लेषणवाद, संज्ञानवाद, साहचर्यवाद, मानवतावाद और प्रेरकीय संप्रदाय। ये सारे ही स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना होता है अगर हम किसी भी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड है। साथ ही साथ में अगर हम बीएड या एमएड के स्टूडेंट हैं तो भी हमें ये पढ़ना होता है। नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये पढ़ना। तो ये वीडियो है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। अगर तो पुराने वीडियो जो इसके आपने नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं और सेल्फ लर्निंग के साथ जुड़ना चाहते हैं उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने जो भी वीडियोस अभी तक बनाए हैं उनको मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट के अंतर्गत डाला हुआ है। यूजीसी नेट की एक प्लेलिस्ट है, एक सीटेट की प्लेलिस्ट है, और साथ ही साथ में यूजीसी नेट के अंतर्गत मैंने यूनिट 1 में जो भी टॉपिक है उन सभी के वीडियोस बनाए हुए हैं। यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो गई है, तो जो भी स्टूडेंट्स देखते हैं तो वो यूनिट 1 को कंप्लीट आप देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स को वीडियोस पसंद आते हैं या उनकी तैयारी में कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक भी करें और साथ ही साथ में अपने फ्रेंड्स जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी करें। और अगर आपकी कोई सजेशन है या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी और तरह से आपको पढ़ाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं उन सारे ही सजेशन का उपयोग करके अपने वीडियोज़ को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि अभी आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आगे भी आप इसी तरीके से सेल्फ लर्निंग के साथ जुड़े रहेंगे। आज हम बात करने वाले हैं जिन संप्रदायों की, उनमें पहला है गेस्टाल्टवाद। बहुत इंपॉर्टेंट है। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, तो मैं सबसे पहले आपको गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ बताती हूँ। तो गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है समग्रता। समग्रता का मतलब क्या होता है? संपूर्णता, समग्रता। या फिर अगर मैं बात करूँ किसी चीज़ की तो होल की बात होती है, जहाँ कहीं पे बात हो जाएगी कि हम एक कंप्लीट वस्तु के बारे में चर्चा कर रहे हैं, होल की बात कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं किसकी कि अगर बाई चांस आपको एक फूल देखने के मिलता है, गुलाब का फूल, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि उसकी पंखुड़ियों को अलग से देखें, उसकी पत्तियों को अलग से देखें, उसके बाद उसकी सुगंध को अलग से देखें। नहीं, अगर गुलाब की सुगंध आ रही है तो आपके सामने एक कल्पना में क्या आएगा? गुलाब का फूल आएगा, है ना। अगर आपको कांटे भी लग रहे हैं, चुभ रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा एक गुलाब का फूल। यानी हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो पार्ट्स में नहीं देखते, हम किस में देखते हैं? उसको होल में देखते हैं, मतलब उसके समग्र रूप को हम सोचते हैं। तो कोई भी मनुष्य अगर कुछ सीखता है तो वो कैसे सीखता है? समग्र रूप से सीखता है। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? तो मैं बता दूं आपको, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की जो शुरुआत है वो किसने करी थी? 20th सेंचुरी में हुई थी। इसके फाउंडर माने जाते हैं मैक्स बर्दिमर, और कोहलर एंड कोफका जो हैं वो भी कंसीडर किए जाते हैं को फाउंडर के रूप में। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या कहती है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज अ स्कूल ऑफ थॉट दैट लुक्स एट द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर एज अ होल। हम अपने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में मनुष्य के माइंड और उसके बिहेवियर को एक होल के रूप में, मतलब उसकी कंप्लीट एक घेरे के रूप में माना जाता है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फाउंडेड द 20th सेंचुरी दैट प्रोवाइडेड द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न स्टडी ऑफ परसेप्शन। यहाँ परसेप्शन की बात की जाती है तो इसको मॉडर्न स्टडी ऑफ परसेप्शन भी माना जाता है। गेस्टाल्ट थ्योरी एम्फसाइज दैट होल ऑफ एनीथिंग is greater than
इट्स पार्ट। यहाँ पर बात की जाती है कि जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बोलती है कि अगर हम किसी होल की बात करते हैं तो इट्स रियली ग्रेटर देन होता है उसके पार्ट से। हम एक एक छोटे छोटे पार्ट की बात नहीं करते। सपोज आप किसी भी मशीन के बारे में बात कर रहे हैं, आप साइकिल की बात कर रहे हैं, अगर बाइसाइकिल आपके सामने है तो आप देखेंगे उसको एक कंप्लीट होल के रूप में देखेंगे, जिसमें कि पैडल्स भी हैं, पहिए भी हैं, हैंडल भी है, ब्रेक भी है। आप अलग अलग चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आपके पास साइकिल का आपके सामने जिक्र किया जाता है तो आपको साइकिल का पूरा चित्र जो है आपके माइंड में घूमेगा, है ना। तो यहाँ पर इस बारे में चर्चा की गई है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि मैक्स वर्दिमर, कोहलर और कोफका, इन्होंने सूझ और अंतर्दृष्टि का भी सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जब जो भी सिद्धांत है वो हम आगे जब हम थ्योरी ऑफ लर्निंग्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम डिटेल में इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये है मैक्स वर्दिमर, कोहलर और कोफका, जिनका जन्म हुआ था 1880 में मैक्स वर्दिमर का। कोफका जो हैं उनका बर्थ हुआ था 1886 में, और जो कोहलर हैं उनका हुआ था 1887 में। तो ये कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजिस्ट हैं जो ऑलमोस्ट एक साथ ही पैदा हुए हैं, एक साथ ही जन्मे हुए हैं। तो गेस्टाल्ट प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे बात की जाती है प्रॉक्सिमिटी की, सिमिलैरिटी की, मल्टी स्टेबिलिटी की, कॉन्टिन्यूटी की और क्लोजर की, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा वाद है मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस थ्योरी। साइको एनालिसिस थ्योरी किसने दी थी? वो दी थी सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड के बारे में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी हैं, और जिन बच्चों ने बीएड किया हुआ है उनको मालूम होगा सिगमंड फ्राइड के बारे में। उनकी थ्योरी ऑफ जो है थ्योरीज़ हैं उनके बारे में हमने बात करी है, जिसमें बहुत अच्छी एक थ्योरी जिसमें हम इड, ईगो और सुपर ईगो की बात करते हैं। लेकिन हम सेल्फ लर्निंग में इन सभी की बात करेंगे जब हम इनकी थ्योरीज को डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं बात करती हूँ मनोविश्लेषणवाद की। तो ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड ने इसके बारे में इसका मतलब शुरुआत की थी। मनोवैज्ञानिक जो है इनमें क्या बात की जाती है कि विचारों और उपायों का समुच्चय है। मतलब जो हमारा दिमाग है वो क्या है? विचारों का और उपायों का समुच्चय है, जिसमें कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने आगे जाके योगदान दिया है। इन्होंने जो बताया कि जो भी ये है मनोविश्लेषणवाद, उसमें इन्होंने जो कुछ भी कहा उसके बाद कई और मनोवैज्ञानिकों ने इसके उनके जो काम को आगे बढ़ाया है, ठीक है। ये मस्तिष्क की परीक्षा की विधि को प्रदान करता है। जब हम कभी देखा होगा आपने किसी को अगर मानसिक रूप से किसी तरह का रोग हो जाता है तो उसका एनालिसिस किया जाता है, उसके दिमाग का एनालिसिस किया जा सकता है। तो जो भी इसके अंतर्गत मतलब साइको एनालिसिस के अंतर्गत जो भी स्टडीज़ हमारे सामने आई, जो भी फाइंडिंग्स हमारे सामने आई हैं, उनका उपयोग मनोचिकित्सकों द्वारा किया जाता है मनोरोगियों के इलाज में, ठीक है। तो मनोव्यवहार को से संबंधित सिद्धांतों का क्रमबद्ध रूप से बात इसके अंतर्गत की जाती है। फ्राइड ने अपने मन को 3 भागों में बांट दिया है, जिसको हम कहते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो, जो बहुत ही प्यारी सी थ्योरी है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम इनकी थ्योरीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल विश्लेषणवाद के बारे में जानते हैं। तो मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत जो फ्राइड हैं उन्होंने एक चीज़ और कही है कि जो हमारा माइंड है ना, वो 3 प्रकार से डिवाइडेड है: कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो सब कॉन्शियस माइंड जो है वो बीच का पार्ट होता है अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का, ठीक है। तो उसकी कल्पना, उसको समझाते उन्होंने कल्पना की है किसकी? एक आइसबर्ग की कल्पना की है, जिसको पानी के अंदर देखा जा रहा है, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि जो 90% भाग है, 90% भाग जो है वो पानी के अंदर है, केवल 10% भाग जो है वो बाहर है। इसी प्रकार के मानव मस्तिष्क होता है। जो कॉन्शियस माइंड है, हमारा जो जागृत माइंड है, वो केवल कितना होता है? 10% होता है, 10% ही होता है, और बाकी जो 90% भाग है जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है। और जो बीच का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं, दमित इच्छाएं होती हैं, वो सारी कहाँ पर स्टोर होती हैं?
अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं। और कॉन्शियस माइंड तो केवल वही माइंड होता है जो आप जागृत स्थिति में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस तरह से, है ना। तो चेतन मन क्या होता है? मन की वर्तमान स्थिति होती है। अर्धचेतन मन ऐसा होता है कि ऐसा मन जिसमें याद होते हुए भी ना याद आए। कोई भी चीज़ जब मन पर ज़्यादा जोर दिया जाए तब वह चीज़ याद आए। अचेतन मन क्या होता है? जो मन चेतना में नहीं होता है, दुखी होता है, दमित इच्छाओं का भंडार होता है, वो अचेतन मन कहलाता है। ठीक है, तो मनुष्य के दिमाग को उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है, जिसके अंतर्गत क्या क्या होता है? कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो सारी दमित इच्छाएं हैं, जो भी जब हम कुछ करना चाहते हैं और हम कुछ करने की अंदर से इच्छाएं रखते हैं, लेकिन वो इच्छाएं हमारी कहीं ना कहीं दब जाती हैं, अंदर रह जाती हैं। उन सभी इच्छाओं का जो समुच्चय है वो कहाँ पर होता है? अनकॉन्शियस माइंड में होता है। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने बताई है अचेतन मन की अनेक विधियाँ बताई हैं, जिसमें कि प्री एंड एसोसिएशन मेथड बताई उन्होंने, सम्मोहन मतलब जो हिप्नोसिस कहते हैं, जिसको हम सम्मोहन कहते हैं, वो एक मेथड बताई। स्वप्न की व्याख्या, ड्रीम इंटरप्रिटेशन बताया। इन्होंने कई सारी चर्चाएं इसके अंतर्गत करी थी। इसका मुख्य उपयोग तभी होता है जब हम किसके बारे में बात करते हैं? चिकित्सा के क्षेत्र में, जब मनोरोगियों की चिकित्सा की जाती है तो इसी जो साइको एनालिसिस थ्योरी है उसकी जो फाइंडिंग्स है उसके हिसाब से उसका उपयोग करते हुए थ्योरी का मनोवैज्ञानिक जो होते हैं या मनोचिकित्सक जो होते हैं वो रोगियों का इलाज करते हैं। ठीक है, तो किसने दिया? ये सिगमंड फ्राइड ने दिया। और सिगमंड फ्राइड के साथ में इसमें ये जो क्या नाम से चर्चा की गई इसमें, तो वो किसकी बात की गई? मनुष्य के मन की अवस्थाओं की बात की गई, जिसके अंतर्गत कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की चर्चा की गई। ठीक है, तो ये है साइको एनालिसिस थ्योरी, याद रहेगा आपको, सिगमंड फ्राइड की है ये। अब आता है नेक्स्ट कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब कि संज्ञानवाद। संज्ञान का मतलब ही होता है बुद्धि, समझ से। ठीक है, तो मनोविज्ञान में कॉग्निटिव को समझने के लिए समझने का एक सिद्धांत है, यानी कि हम अगर किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो किस तरह से हम किसी चीज़ को या किसी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, इसके बारे में बात की गई है कॉग्निटिज्म में, जो कि 1950 के दशक में सामने आया। इस आंदोलन का जन्म व्यवहारवाद के विरोध स्वरूप हुआ था, क्योंकि संज्ञानवादियों का मानना ये था कि व्यवहारवाद संज्ञान कॉग्निटिव की व्याख्या करने से बचता रहा है। संज्ञानवाद यानी कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी सूचना के प्रसंस्करण करने वाला है, मनोविज्ञान है, और कुछ अंश तक पहले की उन परंपराओं से व्युत्पन्न हुआ है जो विचारों की तथा समस्याओं के हल करने की प्रक्रिया की जांच पड़ताल करती रही है। तो कहने का मतलब ये है कॉग्निटिज्म या कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज एन एरिया टू फोकस ऑन द साइंस ऑफ हाउ पीपल थिंक। यहाँ पर बात की जाती है कॉग्निटिज्म में कि किस तरीके से मनुष्य दिमाग जो है वो सोचता है, कैसे सोचता है ना। संज्ञानवाद में के अंतर्गत हम यही बात करते हैं कि मानसिक क्रियाओं जैसे कि तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति, समस्या समाधान, ठीक है, इन सब के बारे में बात की जाती है। किसने दिया था कॉग्निटिज्म? तो जीन पियाजे, जो कि स्विट्ज़रलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में चर्चा की थी। इन्होंने मन की तुलना किससे की है? कंप्यूटर से की है। जैसे कि मन सूचना प्राप्त करता है, उसका प्रक्रमण करता है, संचित करता है और उसे फिर से प्राप्त करता है, जैसे कि कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर जो मेमोरी होती है उसके अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, उसके बाद फिर और भी ज़्यादा स्टोर करता है और जब ज़रूरत होती है तो उसका उपयोग करता है। इसी प्रकार से हमारा जो मन है वो भी कैसा? कंप्यूटर की तरह ही काम करता है।
संज्ञानवाद के अंतर्गत इसके अंतर्गत चर्चा की जाती है। इसके अलावा जो एडवर्ड गुथरी हैं, इसके साथ में क्लार्क हल हैं और BF जो हैं वो इनके समर्थक माने जाते हैं। जेम्स ब्रूनर, वाइगोस्की और कर्ट लेविन भी जो हैं वो इसके समर्थक माने जाते हैं। ठीक है, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंतर्गत किसकी बात की जाती है? ह्यूमन इंटेलिजेंस की, लैंग्वेज की, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की, मेमोरी की, अटेंशन की और परसेप्शन की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कॉग्निटिव जो चर्चा है वो किसकी की जाती है। व्यवहारिज्म के विपरीत या उसके विरोध में ये थ्योरी आई थी, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि मानव मस्तिष्क किस तरह से काम करता है, उसके अंदर कैसी उधेड़-बुन चलती रहती है, इसके बारे में चर्चा की जानी चाहिए, जो कि व्यवहारवाद के अंतर्गत नहीं की जाती है। अगला आता है साहचर्यवाद। साहचर्यवाद जिसके स्थापक थे जॉन लॉक, जो कि ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। इसमें किस पर बल दिया जाता है? इसमें अनुभव पर बल यानी एक्सपीरियंस पर बल दिया जाता है, पूर्व अनुभव पर बल दिया जाता है। पूर्व ज्ञान के द्वारा नवीन ज्ञान के साथ साहचर्य बनता है, जिससे हम सीखते हैं, एसोसिएशन बनता है। यहाँ पर बात किसकी की जाती है? देखिए, जैसे मानते हैं एसोसिएशनिज्म जो है वो क्या बताता है? A+B, जब हम फॉर्मूला देखते हैं A² + B का होल स्क्वायर देखते हैं, तो हम उसका फॉर्मूला हो जाता है A² + B² + 2AB। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ एसोसिएशन हो रहा है। तो जब भी हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, कभी हमने कुछ सीखा, उससे हमें जो एक्सपीरियंस मिले, उसके बाद फिर हमने उसका उपयोग करके अन्य चीज़ को या अन्य कॉन्सेप्ट को सीखा, तो अनुभव पर यानी कि एक्सपीरियंस पर बल देता है। एक्सपीरियंस के साथ साथ में जो पूर्व अनुभव है उस पर बल देता है, उसके कारण से जो हमें नया ज्ञान मिल रहा है उस पर बल देता है। तो एसोसिएशनिज्म इज अ थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग थॉट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिज्म कैजुअल हिस्ट्री। ठीक है, तो जॉन लॉक और डेविड ह्यूम जो हैं वो इसके समर्थक माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है मानवतावाद, जिसको ह्यूमनिस्टिक कहा जाता है। अब ह्यूमनिस्टिक जो वाद है वो किसने दिया था? तो भाई अब्राहम मैस्लो ने दिया था। अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर जो हैं वो इसके समर्थक माने जाते हैं। फाउंडर कहा जाता है कार्ल रोजर को। और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इज अ पर्सपेक्टिव that empathize looking at the whole individual and stress concepts such as free will, self efficiency and self actualization। यहाँ पर बल दी जाती है। अब्राहम मैस्लो ने कहा कि आत्म अनुभूति के विकास या मानव की स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। ठीक है, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो हमने पहले फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आइडियलिज्म की थ्योरी, उसके ऊपर ही ये बेस्ड है। चलिए, लास्ट आता है हमारा इसके बाद हार्मोनिक यानी कि प्रेरकी संप्रदाय। अब मैकडूगल जो है वॉज द फाउंडर ऑफ हार्मोनिक साइकोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर बात किसकी की जाती है? मूल प्रवृत्तियों की बात की जाती है। मूल प्रवृत्ति मतलब आप जैसे हैं वैसे ही आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने आप को चेंज करने की या अपने आप की स्थिति को बदलने की कोशिश मत कीजिए, और उसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बारे में चर्चा की थी, जिसने मैकडूगल ने, जो मूल प्रवृत्तियों के पर बल देता है। आई होप तो ये थे आपके सारे संप्रदाय, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से जो स्टार्टिंग के संप्रदाय थे हमारे वो बहुत इम्पॉर्टेंट थे, जो कि पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। जो हमने पिछले वीडियो में 3 पढ़े थे, स्ट्रक्चरलिज्म, बिहेवियरिज्म और फंक्शनलिज्म, साथ ही साथ में गेस्टाल्ट, मनोविश्लेषण और संज्ञानवाद तक बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन आते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ठीक है, आपको मैंने समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आए होंगे ये सारे बात, और अगर आपको समझ में आए हैं, अच्छा लगा है वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में बांटिए इस वीडियो को। और
जो नीचे बेल बटन होता है उसको प्लीज़ प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। और जो भी स्टूडेंट देखना चाहते हैं या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सेल्फ लर्निंग के साथ में, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, जिसमें मैंने अभी तक जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं उनकी सारी वीडियोज़ को मैंने उसमें रखा हुआ है, जिसमें UGC नेट की एक प्लेलिस्ट है, CTET की एक प्लेलिस्ट है और साथ ही साथ में UGC नेट की यूनिट 1 की एक प्लेलिस्ट है, जिसमें यूनिट 1 के पूरे सिलेबस को मैंने कवर किया है। ये हम यूनिट 3 स्टार्ट कर चुके हैं और अभी तक जितने भी वीडियो हैं आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। प्लीज़ देखिए, पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए और दूसरों के साथ में शेयर भी कीजिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज़ मोनिशा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।